जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा 2025 के लिए आज आप लोगों के लिए फिर से एक सुपर प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं, जिसमें साथियों हमने टोटल 50 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को रखा है। तो साथियों, आप लोग आज के सुपर प्रैक्टिस सेट को अटेंड कीजिए और 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। और जिनको भी बैच ज्वाइन करना है उनको क्या करना है, प्ले स्टोर से जाके ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैच किस तरह से परचेज करना है, कहाँ पर क्या मिलेगा, ये आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। ये फिलहाल हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इस पर मैसेज या फिर कॉल करके भी इस बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। कलहन द्वारा रचित राज तरंगिणी में किसका वर्णन है? गीतों का संग्रह, कश्मीर का इतिहास, चंद्रगुप्त के शासन के बारे में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। कलहन द्वारा रचित राज तरंगिणी में किसका वर्णन है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आपको बता चुके हैं। यहाँ पर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है राज तरंगिणी में। इसके लेखक कौन है? कलहन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा PDF आपको आंसर के साथ बिहार पुलिस के बैच में मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। ये हमारा एप्लीकेशन है, इसको प्ले स्टोर से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए आपको डेली 2 क्लास करने हैं, एक शाम में 7:30 बजे, दूसरा रात में 8 बजे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय ने ही वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। तो अगर आपसे पूछे वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। अच्छा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। और वेद समाज के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन। ये जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं आपको ध्यान से सुनना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा नोट्स के रूप में। आगे देखिए, मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चलिए बताइए, मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में क्या है? मैगिनॉट रेखा। 17वीं समांतर रेखा पूछे किन 2 देशों के बीच में है? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 38वीं समांतर रेखा पूछे तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। मैन रहीम रेखा पूछे किन 2 देशों के बीच में है? मैन रहीम रेखा, तो ये रूस और फिनलैंड के बीच में है। अच्छा, जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सा रेखा है? तो हिंडनबर्ग। ये एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए आपको बता रहे हैं, हिंडनबर्ग रेखा। ये कहाँ पर है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ये जो भी बता रहे हैं ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस के बैच में एप्लीकेशन पर क्लास नोट्स का सेट नंबर 56 और 2024 क्वेश्चन बैंक का सेट नंबर 4 अपलोड हो गया है। तो जिन्होंने ऑलरेडी बैच को परचेज किया हुआ है आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। और जिनको जानकारी नहीं है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार से फुल डिस्कशन के साथ आपको क्लास का नोट्स, इसी प्रकार से स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिलेगा। और 2024 का जो क्वेश्चन बैंक है वो आपको मिल जाएगा 1 लाइनर फॉर्म में। इसके साथ और भी बहुत सारा चीज़ है, जब आप लोग बैच को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिलहाल ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉल या फिर मैसेज करके बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। ये नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे देखिए, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से है? चलिए क्वेश्चन
4 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि बिहार पुलिस से रिलेटेड आपसे एक भी क्लास मिस ना हो। तो सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से है? तो चीन तिब्बत में है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। सतलज नदी की बात करें किस झील से निकलता है? तो मानसरोवर झील के पास है राकसताल झील। ठीक है, तो राकसताल झील से निकलता है सतलुज नदी और निकलने के बाद ये चिनाब नदी से मिलती है। सतलुज नदी जो है चिनाब नदी से मिलती है। किस नदी से? चिनाब नदी से। सतलुज नदी पर है कौन सा बांध? तो भाखड़ा नांगल परियोजना। पूछा जाता है एग्जाम में कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर है। सिंधु नदी का उद्गम पूछा जाता है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है। कहाँ पर? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास। गंगा नदी का उद्गम स्थान पूछा जाता है, तो गंगा का उद्गम जो है गंगोत्री से होता है। कहाँ से होता है? गंगोत्री से। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था? बिल्कुल ध्यान से आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सुनना है, ठीक है। इससे आपका क्या होगा? रिवीजन होगा। और एग्जाम में बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, इसलिए अभी जितना हो सके आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो 22 जुलाई 1947 को डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। 22 जुलाई 1947 को। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? आपसे पूछा जाता है। तो राष्ट्रध्वज में जो चक्र है, चक्र वो क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। और इसको कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से? सारनाथ के स्तंभ से। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो तिरंगा का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाता है, तो 3:2 का है। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो जो क्वेश्चन आसान होगा उसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? 1911 में। ठीक है, 1911 में पहली बार गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पूछा जाता है किसने किया था? तो पंडित बिशन नारायण धर ने। पंडित यहाँ पर नाम लिख देते हैं, बिशन नारायण धर ने 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अच्छा, राष्ट्रगान जो जन गण मन है, इसको संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। आंसर है डॉक्टर वी कुरियन। डॉक्टर वी कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? अब देखिए, ये क्वेश्चन भले ही आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आम। डी ऑप्शन आपका सही है, आम। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो आप कहेंगे कमल। ये तो सभी को पता है कमल, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ध्यान से सुन लीजिए, कमल का वैज्ञानिक नाम है नीलम्बियन न्यूसीफेरा। यहाँ पर लिख देते हैं नीलम्बियन न्यूसीफेरा, ये कमल का वैज्ञानिक नाम है। बस यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। बाकी जो आज बूस्टर जीके में सेट नंबर हम 56 को अपलोड किए हैं, उसमें ये नोट्स बनाकर दे चुके हैं। कमल का वैज्ञानिक नाम, बाघ का वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, हाथी का वैज्ञानिक नाम, आम का वैज्ञानिक नाम, ये सब कुछ नोट्स बनाकर डाल चुके हैं सेट नंबर 56 में। आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। जिनको भी नोट्स चाहिए आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज या फिर डायरेक्ट कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो दुनिया का नवीनतम देश है दक्षिणी सूडान गणतंत्र। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है?
तो सबसे कम साक्षरता वाला प्रदेश अपना बिहार है। बिहार में साक्षरता दर क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 63.82%। अच्छा, सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ का है? तो केरल का। कितना है? तो 93.91%, ये केरल का है। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो अपना बिहार है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, इसकी राजधानी का उस समय नाम क्या था? सही आंसर है पाटलिपुत्र। ठीक है, अशोक की बात करें तो किसके पुत्र थे? तो अशोक जो है बिंदुसार के पुत्र थे और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। अशोक जो है 269 ईसा पूर्व में मगध के राज सिंहासन पर बैठा था। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अशोक मगध के राज सिंहासन पर कब बैठा था? तो 269 ईसा पूर्व में। और अशोक ने एक निर्माण करवाया था सारनाथ स्तंभ का। पूछा जाता है एग्जाम में कि सारनाथ स्तंभ जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो देखिए, आसियान की बात करें, इसमें टोटल 10 सदस्य देश है। अगर आप लोग लिखना चाहें तो नाम लिख सकते हैं कौन कौन है। तो 10 सदस्य देश नाम बता देते हैं। म्यांमार है, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। इसमें भारत नहीं है। तो यहाँ पर से कौन नहीं हो जाएगा? तो बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश ये आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान की स्थापना कब होती है? ASEAN, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। फिर से रिपीट कर देते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें टोटल 10 सदस्य देश है। इसकी स्थापना 1967 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ लिखकर आपको देने वाले हैं वन लाइनर फॉर्म में। तो इसका सही जवाब है बिहार। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो बता देते हैं, इसकी स्थापना मजहरुल हक ने किया था। नाम लिख देते हैं, मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना किया था। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो उनका समाधि स्थल का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, महाप्रयाण घाट। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल का नाम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु या देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? चले बताइए 14 के लिए आंसर। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको बिल्कुल इसी प्रकार से फुल डिस्कशन के साथ डेली रात 8 बजे क्लास मिल जाएगा। तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। इनका जन्म हुआ था पटना यानी कि पाटलिपुत्र में। कब हुआ था? तो 1666 में। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था और पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत की थी। पाहुल प्रणाली और खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। अगर आपसे पूछे सिखों के किस गुरु ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था, तो गुरु गोविंद सिंह ने। इनकी मृत्यु कब होती है? तो 8 अक्टूबर 1708 को। ये एग्जाम में पूछा गया था बिहार पुलिस के एग्जाम में कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 1708 में। कहाँ पर? नांदेड़ में। नांदेड़ में किसने किया था? गुल खां। ठीक है,
गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो है 8 अक्टूबर 1708 में नांदेड़ में गुल खां नामक पठान ने किया था। गुल खां नामक पठान ने। आगे देखिए, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? बिल्कुल इसी टाइप से आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। तो 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अच्छा, उस समय रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह। अगर आपसे पूछे उस समय रेल मंत्री कौन थे, तो अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली। अच्छा, गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री कौन था उस समय? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। श्रम मंत्री कौन था? जगजीवन राम। श्रम मंत्री कौन था? जगजीवन राम। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, बताइए। प्राचीन नगर तक्षशिला जो है किनके बीच स्थित है? तो इसका सही जवाब है सिंधु और झेलम। इसको याद कर लीजिए, सिंधु और झेलम। और सिंधु नदी के बारे में अभी हमने आपको बताया, ये तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलता है सिंधु नदी। चलिए, और सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु जो है भारत में प्रवेश करती है लेह में, लद्दाख के लेह में। भारत में लद्दाख के लेह में प्रवेश करती है, फिर पाकिस्तान में जाती है और वहाँ अरब सागर में गिर जाती है सिंधु नदी। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ याद कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, तो झेलम, चिनाब, ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। सतलुज, ये 5 नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? और आज जो हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपको कल मिल जाएगा नोट्स में, 1 लाइनर फॉर्म में, ठीक है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? तो ये है सन्यासी विद्रोह। अच्छा, भील विद्रोह की बात करें, पूछा जाता है ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सेवाराम के नेतृत्व में। सेवाराम के नेतृत्व में हुआ था भील विद्रोह। और एक पूछा जाता है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था 1828 में। तो इसे याद कर लीजिए, अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 में अंग्रेजों के विरुद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, ये बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, यह भी आपका सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से होती है, ये सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं है, कई बार आपको बता चुके हैं। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक से है। कहाँ से है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। तो सी वाला ऑप्शन ही सत्य नहीं है। बाकी ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश, ये सभी सही है। अच्छा, सोन नदी का उद्गम कहाँ से है? तो अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? आंसर है गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य है। स्वप्न सुंदरी की बात करें तो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है स्वप्न सुंदरी। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? इस क्वेश्चन पर भी आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें कुछ याद रखिएगा, एग्जाम में आता है, जैसे कर्मयोग, ठीक है, कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग आदि पुस्तकें किनकी है? तो स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद द्वारा निकाला गया एक मासिक पत्रिका था प्रबुद्ध भारत। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रबुद्ध भारत किसकी पत्रिका है? तो स्वामी विवेकानंद की पत्रिका है।
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री और किसके किसके अध्यक्ष होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष, जो कि योजना आयोग के स्थान पर अभी नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद, पुरातत्व विभाग, अंतरिक्ष विभाग, इन सभी के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो उसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति की शुरुआत 1967 के दशक में प्रारंभ हुआ था। वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए। तो देखिए, एक वृंदावन पूछे वो उत्तर प्रदेश के मथुरा में है, लेकिन यहाँ वृंदावन गार्डन पूछे तो ये आपको मिलेगा मैसूर में। कहाँ पर है वृंदावन गार्डन? तो मैसूर में। अगर आपसे पूछे धर्मशाला कहाँ पर है, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। सूर्य मंदिर पूछे कहाँ पर है, तो सूर्य मंदिर है कोणार्क, उड़ीसा में है सूर्य मंदिर। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो ये है H5N1। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? SIM, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अच्छा, IP का फुल फॉर्म पूछे तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। PNG का फुल फॉर्म पूछे तो इसका होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये है PNG का फुल फॉर्म। ROM का फुल फॉर्म पूछा जाता है रीड ओनली मेमोरी। RAM का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो कि एग्जाम में आता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? देखिए, सेट में भले ही 50 क्वेश्चन है, लेकिन हम जिस प्रकार से आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ बता रहे हैं, इस प्रकार से अगर काउंट करें तो 100 से भी अधिक प्रश्न होगा। ठीक है, इसलिए प्रश्न के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी आपको याद करते चलना है। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, ये तो भारतीय गवर्नर जनरल हो गया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लेकिन स्वतंत्र भारत के सिर्फ प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तब आपका आंसर होगा माउंटबेटन, लेकिन भारतीय में पूछे तब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है? आंसर है बेनजीर भुट्टो। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना बेलग्रेड में किया गया था 1961 में, और इस आंदोलन के प्रथम अधिवेशन में टोटल 25 देशों ने भाग लिया था, जिसमें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो नहीं थे। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए। तो कई बार बता चुके हैं, सती प्रथा का अंत किया गया था 1829 में। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था और इसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। अच्छा, इनको राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? देखिए, पुर्तगालियों की जो पहली राजधानी थी वो थी कोचीन। कहाँ पर थी? कोचीन। लेकिन अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने राजधानी कोचीन से बदलकर गोवा किया था। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, बी ऑप्शन सही है। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कई बार बता चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मेरठ से 10 मई 1857 से।
मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर है राजगिरी या फिर ग्रीवरज। ये मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन सा था? तो यह था कुत्ता। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुत्ता। मुगल काल का पतन शुरू हुआ, बताइए मुगल काल का पतन शुरू हुआ, याद रखिएगा, आधुनिक काल से। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। देखिए 16वीं शताब्दी के समय कमज़ोर शासक, विदेशी आक्रमण आदि के कारण मुगल काल का पतन हो गया, लेकिन मुगल काल जो है 1857 की क्रांति तक माना जाता है। मुगल काल में अंतिम जो वंश थे, वो अंतिम शासक था कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो बहादुर शाह जफर, जो कि 1857 की क्रांति के दौरान इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया था और वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। नियोलिथिक का अर्थ क्या है? तो नियोलिथिक का अर्थ है नवपाषाण काल। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? बताइए किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी, तरबूज। जायद फसल जो है ये सामान्यतः गर्मी के मौसम में होती है, जिसमें तरबूज, खीरा, ककड़ी, ठीक है, ये सभी आता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? और देखिए जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक सेशन को शेयर कीजिए, ताकि आपको रोज़ ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। तो इसका सही जवाब है दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन है? तो बताने की ज़रूरत नहीं है, कई बार बता चुके हैं, मध्य प्रदेश। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? सबसे आसान क्वेश्चन, रेड क्लिफ लाइन, जो कि 17 अगस्त 1947 को खींचा गया था। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। यानी कि विश्व में नारियल उत्पादन में पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान किन किन देश का है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले स्थान पर कौन आता है? तो यहाँ पर देखिए दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया है, तीसरे स्थान पर अपना भारत है, पहले स्थान पर है फिलीपींस, ठीक है। नंबर 1 पर कौन आएगा उत्पादन में? फिलीपींस और इंडोनेशिया। इसके बाद तीसरे स्थान पर आएगा अपना भारत। तो आंसर होगा फिलीपींस। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आसान क्वेश्चन है, 25 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। कई बार बता चुके हैं, आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पंचायत चुनाव निम्नलिखित में से किस स्तर पर कराया जाता है? तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिया था, जिसमें ग्राम स्तर था, ठीक है, उसके बाद खंड स्तर था और जिला स्तर। तो ऑप्शन में दोनों दिया है, तो आंसर ए और बी दोनों होगा। आंसर क्या होगा? ए और बी। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है, लेकिन अगर दोनों में विवाद होता है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? मूल्य नियंत्रण, ये समवर्ती सूची में आता है। जब कोई राज्य
राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो भारतीय संविधान का भाग 18 और आर्टिकल 356 के तहत राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की समस्त शक्तियां भारत सरकार में चली जाती है, तो उस समय राज्य का बजट कौन पारित करेगा? संसद। हत्या के एक मामले की सुनवाई यानी कि ट्रायल कहां पर होती है? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा जिला व सत्र न्यायालय में। वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है? तो इसका सही जवाब क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 24 घंटा। भारतीय संघ की राजकीय भाषा क्या है? तो भारतीय संघ की राजकीय भाषा है देवनागरी लिपि में हिंदी। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी व लिपि क्या होगी? देवनागरी। आखिरी क्वेश्चन, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो सकता है। अभी हमने आपको बताया था आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। ठीक है, ये आर्टिकल 153 में बताया गया है कि राज्यपाल जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। वह सामान्यतः 5 वर्षों तक पद पर रहता है। ठीक है, सामान्यतः 5 वर्षों तक रहता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो पहले भी हटा सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब तो सही है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदच्युत किया जा सकता है। ये गलत है। अगर राज्यपाल को हटाना है तो डायरेक्ट राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो साथियों, आज का सेट यहीं पर आपका कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए। और जिनको भी बिहार पुलिस का बैच ज्वाइन करना है, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, क्लास का नोट्स मिलेगा, ठीक है, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिलेगा, 2024 का क्वेश्चन बैंक 1 लाइनर फॉर्म में मिलेगा, शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये वाला एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना है या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद ऑल कोर्स पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके इस बैच को परचेज कर सकते हैं। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए या फिर डायरेक्ट कॉल करके भी बात कर सकते हैं।